आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। पहले ही बताया कि भूगोल है क्या, तो दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, जियो और ग्राफी। तो जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स उसकी स्टडी। तो उसको हम क्या कहेंगे कि पृथ्वी का अध्ययन या फिर अर्थ डिस्क्रिप्शन जिसको हम बोलेंगे, तो यही ज्योग्राफी है। लेकिन हमें इससे आगे बढ़कर बच्चों को हमें ये समझाना पड़ेगा कि ये इतने दो शब्दों तक सीमित ना करके उनको हमें आगे बताना पड़ेगा कि हमारे इर्द गिर्द जो है वो हर एक चीज ज्योग्राफी के अंतर्गत आती है। अब इसमें जो है जो ज्योग्राफी है हमारी, वो 5 थीम पर कार्य करती है। जैसे कि हम जानते हैं सारे जो हमारे ज्योग्राफर्स होते हैं उन्होंने जो है इसको फर्दर डिवीजन किया हुआ है। और भी हो सकती हैं ये, लेकिन मैंने कुछ कोशिश की है कि आप लोगों के सामने मैं उन थीम्स को रखूं। तो अब ये जो है इसमें जो है लैंड फॉर्म्स आ जाती हैं हमारे, चाहे माउंटेन्स हुए, चाहे हमारी वाटर बॉडीज हुई, या फिर आप ये समझ सकते हो कि पर्यावरण ही हुआ। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं हमारे किस चीज में आ रही, उसके थीम्स के अंतर्गत आ रही हैं। अब मैं जैसे पहले ही कह रहा था कि हमें बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि ये चीज यहाँ पर है तो क्यों है, अगर यहाँ पहाड़ हैं तो क्यों है, अगर यहाँ पानी है तो क्यों है, और अगर उसके इम्पैक्ट क्या है उस चीज पर, कि उस चीज पर वहां वो चीज है तो उससे पर्यावरण पर क्या उसका असर क्या है, वहां की भौगोलिक स्थिति पर क्या असर है। तो वो सारी चीजें जो है हमें बच्चों को फिर आगे बतानी है। प्लेस, देन थर्ड वन हुई हमारी ह्यूमन एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, एंड फोर्थ वन इज मूवमेंट, एंड फिफ्थ वन इज रीजन। अब लोकेशन, किसी जगह को लोकेशन के हिसाब से हम अगर चलते हैं तो अगर बोलेंगे लोकेशन, कोई भी जगह है तो कौन सा लोकेशन है, हम बोलेंगे तुम कौन से लोकेशन पर हो, तो वो बताएगा कि हाँ मैं यहाँ से इस जगह पर हूँ। अगर हम उसको बताएंगे लोकेशन बोलेंगे तो वो लोकेशन, अगर हम किसी कंट्री की लोकेशन निकालनी हो या किसी बड़े शहर की लोकेशन निकालनी हो, माना हमने हिमाचल प्रदेश की लोकेशन निकालनी हो, तो हम ग्लोब में देखेंगे कि हम कहां से कहां तक, कितने अक्षांश और कितने देशांतर के बीच में हमारी स्थिति जो है वो है। अब ये तो रही बात लोकेशन की। आगे आता है हमारा प्लेस, के कौन से प्लेस पर है। तो प्लेस हम बता देते हैं कि हाँ यहां से लेकर वहां तक चले जाओ, वहां से दाईं तरफ या बाईं तरफ, उस तरीके से हम उन चीजों को एक्सप्लेन कर देते हैं कि हाँ उस प्लेस पर मैं वहां पर हूं। तीसरी चीज होती है ह्यूमन एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, मतलब मनुष्य और एनवायरमेंट, वातावरण का जो है, पर्यावरण का जो है, वो उनका आपस में इंटरेक्शन क्या है। तीसरी थीम जो है वो उस पर आधारित है। और चौथी जो थीम है वो मूवमेंट है, जो कि इस चीज पर आधारित है कि जो मूवमेंट हो रहा है, चाहे किसी भी तरह का मूवमेंट है, चाहे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। आज अगर हिमाचल से कोई दिल्ली जा रहा है तो बोलेंगे यहाँ से वहां तक गया, तो कहां से कहां तक गया, वो चीज मूवमेंट है। मूवमेंट ऑफ आइडियाज है, हमारे जो विचार हैं एक दूसरे से दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो वहां कहां से कहां तक विचारों का मूवमेंट हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये भी ज्योग्राफी के अंतर्गत आती हैं। पांचवा अंतिम जो है वो रीजन है। रीजन क्या है, रीजन हम बोल सकते हैं कि कौन सा रीजन है, पहाड़ी है क्षेत्र, उसको हम उस तरीके से उसकी मतलब फॉर्मेशन के हिसाब से बोल सकते हैं कि कौन से इसमें है। और उस वो भी आके दो चीजों में विभक्त हो जाता है, बन जाता है। जैसे आज के डेट में हम बोल रहे हैं तो पॉलिटिकल रीजन हो जाते हैं, जैसे कि स्टेट की बाउंड्री है या फिर हमारे कंट्री की बाउंड्री हो गई, तो उस तरीके से उन चीजों का रीजनलाइजेशन होता है। और इसी चीज को हम याद कैसे रख सकते हैं बच्चों को अगर आगे बताना हो, क्योंकि एज ए सब्जेक्ट हम अपने स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन एज ए सब्जेक्ट अगर उनको बताएं तो कैसे याद रखेंगे कि कोई भी हो चाहे।
तो अगर एक छोटा सा एक्रोनिम टाइप है ये, कि उसको याद रखने का तरीका जो है कि अगर हम 5 थीम्स कौन सी हैं ज्योग्राफी की, तो हम बोलेंगे मिस्टर हेल्प। अब मिस्टर हेल्प कैसे होगा, तो M फॉर मूवमेंट हो जाएगा, R फॉर रीजन हो जाएगा, और देन H फॉर ह्यूमन, E फॉर एनवायरनमेंट, HEL लोकेशन, P फॉर प्लेस। तो मिस्टर हेल्प करके इन 5 थीम्स को हम याद रख सकते हैं। लोकेशन बता रही है कि कौन सी चीज जो है पृथ्वी पर कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, वो कहाँ है पृथ्वी पर। तो उसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने जो है दो तरीके से बताया, एक तो एब्सोल्यूट बताई और एक रिलेटिव बताई। एब्सोल्यूट क्या है कि एब्सोल्यूट लोकेशन जो है, जो एग्जैक्ट है, जो पिन पॉइंट जिसको हम बोल रहे हैं कि वो वहां पे है। अब एब्सोल्यूट लोकेशन जो है वो उस चीज को बता रही है कि हम उस चीज को हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, उसको बताएंगे कि हाँ ये है, वहां पर ही है, वहां पर है। और रिलेटिव जिसको बोला, जैसे कि हम इसको बता रहे हैं, जैसे एड्रेस और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ये चीज जो आई वो एब्सोल्यूट आई। और देन अगर रिलेटिव में जाएंगे तो क्या बोलते हैं हम, एक्सप्लेन्स वेयर समथिंग इज इन रिलेशन टू अनदर, मतलब उससे दाईं तरफ या बाईं तरफ या वहां से हम बाएं मुड़ जाएंगे उतना चलने पर वो चीज, वो स्थान जो है वहां पर पहुंच जाएंगे, तो वो लोकेशन हमें उस तरीके से मिलेगी। हमारी इसमें क्या है कि कौन सा प्लेस है, इसमें दो, उसको भी फर्दर हमने दो इसमें वर्क किया है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेस के ऊपर और ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से। तो फिजिकल कौन कौन सी चीजें हैं, फिजिकल में हम जैसे जा रहे हैं कि उसमें जियोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल, मतलब जो हमारी जो पृथ्वी की संरचना है, पृथ्वी की संरचना कैसी है कि कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर घने जंगल भी हैं, कहीं रेगिस्तान है, तो ये सारी चीजें आ रही हैं, तो वो आ जाती हैं हमारे मतलब पृथ्वी के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, जो फिजिकल जो भौतिक उसकी विशेषताएं हैं उनको बता रहा है एक तरह से। और जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से बताया जाए कि जो आदमी ने बनाई है, एक तो प्राकृतिक हो गई, जो फिजिकल इसकी जो हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है प्लेस के हिसाब से, वो तो सारी की सारी नेचुरल है, वो मैन मेड नहीं है, मनुष्य ने नहीं बनाई वो। लेकिन जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, उसमें क्या आ जाता है कि कहीं पर बिल्डिंग है, कहीं पर रोड बना हुआ है, फिर हमारा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वहां पर जो कौन से इसके एथनिक ग्रुप्स रह रहे हैं, कौन सी लोकेलिटी होती है, जैसे कि हाँ यहाँ पर इस तरह के लोग रह रहे हैं, या रिलीजन बेस्ड हो जाती है, या बहुत मतलब आदिवासी हैं, तो उसी तरीके से हम चीज़ों को समझ लेते हैं कि ये एरिया जो है उनसे रिलेटेड है एक तरह से, मतलब ह्यूमन एक वहाँ आदमी रह रहे, उनकी किस तरह की एक्टिविटीज हैं उससे रिलेटेड है वो सारी चीज़। एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, इसमें क्या होता है कि जो मनुष्य है वो एनवायरनमेंट के साथ में किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसमें जो इंटरेक्शन है वो भी आगे जो है 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। कि पहले तो हम क्या करते हैं कि मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं कुछ चीज़ों को, देन फिर कुछ चीज़ों को हम अडेप्ट करते हैं, और कुछ चीज़ों में फिर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। अब मॉडिफाई कैसे करते हैं कि हम जो है एनवायरनमेंट को अपने अनुसार, हमें जहाँ रहना है हमने वहाँ के हिसाब से वहाँ पे कर लिया। अब कहीं थोड़ी सी पहाड़ी है, थोड़ा काट छाट दिया, रोड निकालना है, उस पहाड़ी को काट दिया, रोड निकाल दिया, नहीं कर सकते जिन चीज़ों को, तो वहाँ क्या करते हैं हम अडेप्टेशन करते हैं। अडेप्टेशन क्या है, हमें बाहर धूप लग रही है, हम छाता लेके चल रहे हैं कि उस कंडीशन में हमें अपने आप को ढालना है कि उससे अपने इसको करना है, या बारिश हो रही है तो छाता लेके चल रहे हैं, या सनग्लासेस वियर कर ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है हमें अडेप्ट करने की तरफ बताती हैं कि हम इन चीज़ों को अडेप्ट कर रहे हैं, जो सारी की सारी चीज़ें इसमें प्रकृति में हो रही है। और लास्टली जो रह जाता है थर्ड वन, वो है डिपेंड, कि हमें जो है उन पे प्रकृति पर डिपेंड करना पड़ता है, उसके ऊपर निर्भर होना पड़ता है। हम क्यों निर्भर होते हैं, क्योंकि हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, हमें उसकी जरूरत है, हम इसलिए उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं, जैसे क्रॉप्स हैं, हम कोई फसल उगा रहे हैं तो हम प्रकृति पर है, या फल है, फल फूल सब्जी जो भी है वो प्रकृति से हम ले रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में ले रहे हो, खुद वो तैयार कर रहे हैं, लेकिन हम उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। फिशिंग है, हम उसके ऊपर मछली चाहिए तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। प्लस जैसे हमें धूप भी चाहिए तो धूप हम क्या है, प्रकृति पर डिपेंड कर रहे हैं, धूप हमें प्रकृति से ही मिलेगी। ऑक्सीजन है तो वो हमें प्रकृति से ही मिलेगी। आर्टिफिशियल थोड़ी देर के लिए कर सकता, लेकिन लाइफ लॉन्ग आदमी उस तरीके से उन चीज़ों को नहीं चल सकता।
कर सकता। तो इसीलिए ये जो सारी चीजें हैं ये हमारी ह्यूमन और एनवायरमेंटल इंटरेक्शन को दर्शाती हैं। चौथी जो है हमारी थीम वो है मूवमेंट। और मूवमेंट के अंतर्गत क्या आता है कि जो हमारा, मैंने बताया कि हम जो मूव कर रहे हैं, हमारा मूवमेंट ऑफ आइडियाज है या मूवमेंट ऑफ पीपल है, एक जगह से दूसरे स्थान पर आना जाना है, या फिर हमारा क्या मूवमेंट ऑफ गुड्स है, जैसे चीजों का आवागमन हो रहा है, वो सारी की सारी चीजें जो है इस मूवमेंट के अंतर्गत आती हैं। इनके उदाहरण हम दे सकते हैं कि जैसे सामान की आवाजाही हो रही है वो किसी ट्रक के द्वारा हो रही है, किसी शिप के द्वारा हो रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इस चीज में मूवमेंट जो थीम है उसके अंतर्गत है। और मूवमेंट ऑफ पीपल जैसे वॉकिंग, बाइक, ये चीजें आई। और मूवमेंट ऑफ आइडिया जो है वो फोन कॉल के द्वारा या ईमेल के द्वारा जो है वो हो रही है। ये बेसिक यूनिट ऑफ ज्योग्राफी इसको बोला गया है रीजन, क्योंकि इसमें फिजिकल और पॉलिटिकल रीजन को काउंट किया जाता है। अब फिजिकल और पॉलिटिकल रीजन क्या क्या है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर है। जो बेसिक जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन पे ही डिवीजन है। अगर देखा जाए तो उसको हमने अपने अनुसार जो है उसको मान लिया है कि ये चीज है, उसको कहीं डिवाइड कर लिया, या फिर जो प्राकृतिक रूप से है वो भी है। तो प्राकृतिक रूप से क्या क्या रीजन आ जाते हैं, इसमें 4 रीजन मैंने लिखे हुए हैं। और अगर कोई बता सकता हो तो डेजर्ट्स, माउंटेन्स, लेक्स एंड रिवर्स ये लिखी हुई हैं। वैसे वाटर बॉडीज में जैसे ओशियन वगैरह है तो उसको भी हम उस चीज से कंसीडर कर सकते हैं। और पॉलिटिकल रीजन जो हुए वो स्टेट्स और कंट्रीज के हमने उसको बांट रखा है कि हाँ ये स्टेट इसके अंतर्गत आ रहा है। तो ये इस तरीके से 2 भागों में डिवाइड हो रहा है जो रीजन है, पॉलिटिकल एंड फिजिकल। अब जो है ज्योग्राफी की जो है ब्रांचेस कि इसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो कुछ एक शाखाएं मैंने लिखी हुई हैं, कुछ एक और भी हो सकती हैं इसमें है। और ऐसा नहीं है कि नहीं है, सिर्फ इतने तक ही सीमित है, नहीं। लेकिन मैंने कुछ एक लिखने की कोशिश की। हाँ ये जरूर है कि 2 ही भागों में है। उन 2 भागों के अंतर्गत जो है और ब्रांचेस हो सकती हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं, पहला आ जाता है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी एंड दूसरा आ जाता है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी। तो मानव भूगोल और भौतिक भूगोल ये 2 भाग हैं। अब इनके अंतर्गत जो है आगे की ब्रांचेस बनती हैं। तो पहली जो है, अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी के हिसाब से चलेंगे तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी एंड मेडिकल ज्योग्राफी। और फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है वो जियोमॉर्फोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी। अब इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि कैसे कैसे ये ब्रांचेस जो हैं हमें आगे जानने के लिए प्रेरित करती हैं और क्या क्या चीजों के अंतर्गत होता है। तो पहला जो है वो जो 2 ब्रांचेस हैं इसकी, अपना ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी। तो जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ये जो है ये मेन ब्रांच है किस चीज की, ज्योग्राफी की, जो स्टडी करती है ह्यूमन रेस के बारे में कि कहीं पे भी कोई भी जो लोगों का रहन सहन है वो किन चीजों पर आधारित है, कि वहां पर वो लोग रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, और उनका रहन सहन कैसा, उनका पहनावा कैसा है, खान पान कैसा है, ये सारी चीजें उसके ऊपर निर्भर करती हैं। और उसी के अंतर्गत जो आती है वो किस तरीके से बाकी चीजों को अफेक्ट कर रही है। तो पहली आती है हमारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है हमारी जो पूरी पृथ्वी पर जो है, मतलब हमारी इकोनॉमी जितनी भी है कि किस तरीके से, कि फसलों से लेके कोई भी चीज, अगर हम सिर्फ अपना भारत देश की बात करें, अपने इंडिया की बात करें, तो अगर देखें तो गेहूं जो है ज्यादा, जो गेहूं की पैदावार है वो नॉर्दर्न स्टेट्स में ज्यादा है। तो इसकी जो है फिर पैदावार तो है, लेकिन कहाँ तक फ्लो हो रही है, इसका मतलब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं कि दूसरे पार्ट्स में भी जा रही है। अगर मसाले हम बोलेंगे तो मसाले जो हैं वो कहाँ पैदा होते हैं, साउदर्न इंडिया में ज्यादा होते हैं, दक्षिणी भारत में होते हैं। तो उनकी जो है वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत आती हैं, ये सारी की सारी चीजें। आगे आती है उसमें पॉपुलेशन ज्योग्राफी, कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो है कि किस तरीके से पॉपुलेशन जो है वहां पे पॉपुलेशन की ग्रोथ का पैटर्न क्या है, वो किस वजह से वहां पर, अगर कहीं पर ज्यादा घनी पॉपुलेशन भी है, कहीं पर कम भी है, ये सारी वजहें हैं उसकी कि क्यों ऐसी कम और ज्यादा है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये
वो उन जो भौतिक कंडीशंस हैं उनके ऊपर निर्भर करती हैं, और उनके उसमें भी ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो किस तरह से इंटरवीन कर रही है उसमें। तो ये बताती है इन मोस्ट केसेस स्कॉलर्स यूजुअली इक्वेट पॉपुलेशन ज्योग्राफी टू डेमोग्राफी, even though this is usually not the case. This is mainly owing to the reason that population geography is deeper than the study of the patterns of group of people with regards to birth, marriage and death as the case with demography. कि लोगों की वहाँ पे जीवन प्रत्याशा कितनी है, हर एक जगह का अपना अपना, हम जैसे जानते हैं तो जीवन प्रत्याशा अगर हम देखें तो हर एक कंट्री की अलग अलग है। आज के समय में अगर हम जानेंगे तो भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है, लगभग 68 to 70 ईयर्स बोला जाता है, लेकिन दूसरे देशों में अगर विकसित देशों में जानेंगे तो 72 से 74 साल तक भी है कुछ एक देशों में। तो ये सारी चीजें जो है वहां तक भी जा रही है। तो ये किस वजह से है? आगे आता है तीसरा जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो आता है मेडिकल ज्योग्राफी। तो इसमें जो है उन्होंने कि किस तरीके से, अब जैसे बीच में कोरोना फैला था तो बोला कि इस वजह से जो है यहाँ से चाइना से पैदा हुआ कोरोना, या ये बातें फैलने लगी है जहाँ से भी फैला, लेकिन कोई भी डिजीज जो है वो कहाँ से स्प्रेड हो रहा है, क्यों स्प्रेड हो रहा है, तो वो मेडिकल, उसकी जो स्टडी आती है वो मेडिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आती है। और दूसरी जो ब्रांच होती है जो ज्योग्राफी की वो है फिजिकल ज्योग्राफी। अब फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या आता है, ये नेचुरल साइंस पे है, निर्भर करती है कि इसके ऊपर जो है जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर जो चीजें प्राकृतिक रूप से हैं उनके ऊपर है ये सारी की सारी स्टडी। उसकी जो सब फील्ड्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि ज्योग्राफी की जो है जो सब फील्ड्स हैं वो क्या क्या हैं और किस तरह से वो नेचुरल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रही हैं। जो है अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो इसका जो है अगर हम देखें तो पहला जो है डेजर्ट आ रहा है, तो डेजर्ट्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसकी स्टडी कर रहे हैं कि क्यों पहले भी थे और अभी भी हैं डेजर्ट्स। ऐसा नहीं है कि अभी डेजर्ट बने या पहले नहीं थे या फिर अब कम होते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीजें पहले भी थी और किस शेप में है, किस वजह से है, तो इन चीजों की जो है इन चीजों के अध्ययन को जो अगर हम जाएंगे तो ये सारी ये जो चीज होगी वो फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत होगी। उसी के आगे जो है हम हाइड्रोलॉजी में देखेंगे तो हाइड्रोलॉजी में क्या था, ओशियन, कि ये चीज जो है इसके आसपास जो है किस तरीके की चीजें हैं, पानी के अंदर क्या चीज है, पानी इतना पानी है तो क्यों है यहाँ पर, तो ये जो है ये हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत आ रहा है। हाइड्रोलॉजी में ओशियन हुए या वाटर बॉडीज, हमारी लेक्स हुई है, नेचुरल लेक्स जो हैं वो इसमें इसके अंतर्गत आती हैं। पहाड़ है, हम देखते हैं कि पहाड़ है, हम बोलते हैं ग्लेशियर है, वहाँ पूरी बर्फ ही बर्फ है, पूरा साल बर्फ रह रही है। तो वहां पर ऐसी क्या कंडीशंस हैं कि पूरा साल बर्फ रहती है, बर्फ वहां पर जीवन संभव नहीं है, ऐसी कंडीशन है पृथ्वी पर ही। तो ऐसी जगह है तो क्यों है, और इसी चीज को जो है उसकी जो स्टडी है वो ग्लेशियोलॉजी के अंतर्गत होती है। क्लाइमेट चेंज, आज के समय में क्लाइमेट चेंज जो है एक बहुत बड़ा अपने आप में एक टॉपिक बना हुआ है। तो ये भी क्लाइमेटोलॉजी जो है ये भी ज्योग्राफी के अंतर्गत ही आता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके ऊपर जो है साइंटिफिक स्टडी हो रही है कि ऐसी क्या चीजें हो रही हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। कि हम बोलते हैं कि क्लाइमेट आज की डेट में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कहीं क्लाउड बस्ट हो जा रहा है, गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, या फिर सर्दियों में कई बार ऐसे होता है कि इस बार सर्दी पड़ी नहीं, ऐसी क्या घटनाएं हो रही हैं, या फिर ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बहुत सारे जो नीचे के शहर हैं उन शहरों का डूबने तक की नौबत आ रही है। तो ऐसी क्यों हो रही है, तो ये माना जाता है कि जितने ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं और वाटर लेवल जो है वो जो समुद्र का है मीन से लेवल जिसको बोला जाता है, समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो कम हो रही है, तो वाटर लेवल बढ़ रहा है, तो वो जो है जो कोस्टल एरियाज हैं वो डूबने की कगार पर आ रहे हैं। तो वो जो स्टडी है वो जो है वो क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत होती है। आज हम जान जाते हैं कि अगले 10 दिन का या 1 महीने का भी मौसम जानना हो, लेकिन 5, 7, 10 दिन का तो मौसम हम जान पाते हैं कि मौसम की कंडीशन क्या रहने वाली है। तो उसके पीछे क्या रीजन है, तो वो जो विभाग है वो भी मेट्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। और मेट्रोलॉजी जो है ये भी जो है ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। उसके थ्रू जो है हमें पता लग जाता है कि अभी समुद्री तूफान है, जैसे अभी माइचुंग तूफान जो है वो अभी कल ही हिट हुआ है साउदर्न पार्ट में। तो वो जो चीजें हो रही हैं वो हमें पहले से ही कैसे पता लग जा रहा है, तो ये सारी स्टडी जो है ये
ज्योग्राफर्स जो है वो स्टडी को कर लें और वो जो है ये सारी चीज़ें जो है फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत होती हैं, चाहे बारिश से रिलेटेड हो कि इस बार मानसून कैसी रहने वाली है, गर्मियाँ कितनी रहेंगी, सर्दियाँ कितनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। फिर नॉट बट द लीस्ट सॉइल। सॉइल जो है अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सॉइल कहाँ पे कौन सी फसल अच्छे से हो सकती है, जो कि पेडोलॉजी के अंतर्गत आती है। तो पेडोलॉजी जो है बहुत जरूरी पार्ट है कि कहाँ पर कौन सी फसल होनी जरूरी है और उस हिसाब से साइंटिफिक तरीके से जो है वहाँ पर खेती बाड़ी की जा सके, एग्रीकल्चर जो है वो हम बढ़ावा दिया जा सके, जिससे कि किसान उसके अनुरूप कार्य कर सकें। तो सॉइल जो है पेडोलॉजी के अंतर्गत इसकी स्टडी हो रही है और ये भी फिजिकल ज्योग्राफी का जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये भी हमें बच्चों को बताना होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी, इसमें मैं मतलब किताब के हिसाब से हम जो चीज़ मतलब किताबों में बच्चों को पढ़ाते हैं उस सारा का सारा जो है सारा हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन सिलेबस पढ़ाने से पहले अगर हम इन चीज़ों को बच्चों को अगर समझाएंगे, उसके बाद अगर सिलेबस को पढ़ाएंगे तो बच्चे में शायद कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा कि हम जो है इस चीज़ को पढ़ना जो है ये ज़रूरी है। और इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से जो है सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अगर इनको हम जानेंगे तो ये अच्छा रहेगा और उनका इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो वो अच्छे से इसमें स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। है तो मोस्ट वेलकम और अच्छा रहेगा सबके लिए और हमारे लिए भी। ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोब एंड मैप्स इन द स्टडी ऑफ सोशल साइंस। श्री परशुराम जी, सत्र में सभी का स्वागत है। जैसे कि सर ने बताया कि मेरा अगला जो टॉपिक है वो है ग्लोब और मैप के ऊपर। मुझे लगता है जिससे सारे लोग जो है भली भांति परिचित हैं। थोड़ा सा उस टॉपिक से पहले मैं चाह रहा हूँ कि कल की जो हमारी तैयारी है उसके लिए हम जो है ग्रुप की जो है तैयारी कर लें। जैसे कि मुझे डायरेक्शन मिली है कि सबसे पहले हम लोग जो है एक ग्रुप जो है तैयार कर लें और ग्रुप जो है बड़ी सारी एक्टिविटी हैं जिन्होंने उसके ऊपर काम करना और प्रेजेंटेशन करनी है। तो उसको हम इसके साथ साथ मुझे लगता है कि टाइम की कमी है हमारे पास, सेशन को भी साथ में रखें तो अच्छा रहेगा। सिंपल है या इसमें क्या रिप्रेजेंट किया हमने अर्थ को। तो ये जो अर्थ है वो इसमें क्या है 3 डायमेंशन में है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इस और इसमें फर्क क्या है, इस और इसमें फर्क क्या है? हाँ जी, हाँ जी, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और इसमें हम लंबाई और चौड़ाई को ही मेंशन कर सकते हैं। वास्तव में यह है कि ग्लोब को जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में प्रॉब्लम है, उसको हम हर जगह नहीं ले सकते। ले जा सकते हैं, फोल्ड कर लिया, जेब में रख लिया, जहां मर्जी इसको करके हम अपना यूज जो है बढ़ा सकते हैं। सर ने जैसे मेरे से पूर्व सर कोऑर्डिनेटर सर डिस्कस कर रहे थे आप लोगों के साथ कि सोशल साइंस जो है कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मुझे लगा कि सच में सर ने जो आप लोगों को, मुझे लग रहा है सर जो इशारों में आपके जो हम लोगों का जो डेजिग्नेशन था या हमारा जो मोरल, जो हम नीचे सोचते हैं कि हम साइंस बड़े से नीचे हैं, मुझे लग रहा है सर जो है हमें आज जो है सुबह बड़ी ऊपर पहुंचा दिया। मैं जैसे इसकी स्टडी कर रहा था और वैसे भी आप सुबह बोल रहा था, जैसे सर किसी ने बोला था कि डॉक्टर भी टीचर के द्वारा बनाया जाता है। आज आप जिस क्लास को पढ़ा रहे हैं, क्या पता कल को वो बच्चा आपका कहां पहुंच जाए। तो मुझे लग रहा है जो सर बोल रहे थे कि डॉक्टर हमारे से
ऊपर है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं कल वो आईएएस बनेगा, एचएएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा और टीचर भी बनेगा। और सोशल साइंस तो सब्जेक्ट है जिसकी महत्व के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो एचएएस और आईएएस में जो पेपर सेट होता है सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो सोशल साइंस में जियोग्राफी को दिया जाता है। और उसमें जो मेन पार्ट होता है वो हमारा होता है मैप और गुलाब जो है, इसको जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। क्योंकि यदि कोई एचएएस जो है एक जगह बैठा है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या सेक्रेटरी लेवल का या डीसी लेवल का कोई आदमी बैठा है और मेरे जैसा कोई आदमी चला जाता है, बोलता है कि मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मेरे घर से आगे 2 नाले हैं, उसके आगे फिर पहाड़ी है, उसके बाद आगे और 2 नाले और पड़ते हैं, जो मैं अपनी कहानी उसको पिला रहा हूं। और यदि जिस आदमी को मैथ की नॉलेज नहीं है तो वो मेरी कहानी जो है उसको समझ जाएगा। वो तो मेरी कहानी के मुताबिक ही चल रहा है, पर जो पढ़ा लिखा आदमी है जिसको मैथ का नॉलेज है, वो आदमी फट से जान जाएगा, मैप को देखेगा और मैप से फाइंड आउट कर लेगा कि इसके बाद क्या है। सच में जो मैं बता रहा हूं वो है कि नहीं है। इसीलिए एचएएस आईएएस इवन की जो है जितने भी पेपर होते हैं इसमें सबसे ज्यादा जो पार्ट है या जिस सब्जेक्ट को वेटेज दिया जाता है या जिसमें सबसे ज्यादा नंबर जो है नंबर का पेपर सेट होता है, उसमें जियोग्राफी का, और जियोग्राफी में मैप के बड़े सारे क्वेश्चन जो है हल होते हैं। हम भी जैसे अपने सोशल साइंस को पढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट अप्रोच से मानचित्र को पढ़ाते हैं। ऐसे होता है कि कुछ और होता है। हम क्लासरूम में बच्चों को मैप करवाना है तो डायरेक्ट करवाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सारे चुप्पी साइलेंट मोड में क्यों? कुछ ना कुछ तो बोलो, क्या है, कैसे करवाते हैं? वैसे यदि हम मैप को करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? 9th और 10th वाले तो सब स्वाभाविक है कि 5 नंबर का पेपर आता है तो करवाते ही है। तो कैसे करवाते हैं? आप डायरेक्ट जो है मैप के ऊपर चले जाते हैं या ग्लोब जो है उसको दिखाते हैं या इसको समझाते, किस ढंग से करवाते हैं? सर जैसे 6th क्लास से स्टार्ट होता है ना। जी सर। तो जो हम ये चीज़ कर रहे हैं, ग्लोबिंग की बात कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग से ही हम जो है उसकी शुरुआत तो हम 6th क्लास से कर देते हैं। एक तरह से अगर हम बेस बनाने की बात करें। जी सर। वैसे भी छठी और 7वीं ये सिलेबस में है मैप का। और आप जैसे वहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड से स्टार्ट कर देते हैं, ग्लोब बनाते हैं, पहले हम उसमें इक्वेटर बताते हैं। तो इस तरह से हम पहले उसको बताते हैं पूरा, स्टार्टिंग से एक शुरुआत हम वहाँ से करते हैं, बेसिक उससे स्टार्ट करते हैं। जब 9th तक पहुँचेगा फिर हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि भाई कि उससे खुद ये ग्लोब के बारे में उसको पता है। जी सर। फिर उसके बाद हम उसको उस हिसाब से चलते हैं। मुझे लगता है यदि मैं क्लासरूम में सीधे लेके जाऊं, मैं क्या ले जाऊं, क्लासरूम को छोड़ दूं, मैं ही देखूं तो मुझे समझ नहीं आई। किसी को समझ है क्या? लाइनें लगी है ना इसको, लाइनें कोई मतलब है इन लाइनों का? बच्चे के लिए मतलब है? लाइनें जो बनी है ये या बनाई गई है, ये हमने पृथ्वी को स्टडी करने के लिए, भाग को डिवाइड करने के लिए, समझने के लिए इन लाइनों का उपयोग जो है किया गया है। बच्चे को जब हम इस ढंग से लेंगे और डायरेक्ट इन लाइनों के ऊपर लेंगे तो बच्चे को जो है सब्जेक्ट जो है बोर लगता है। आप मेरा अपना बच्चा जो है, जब मैं दूसरी बात करता हूं तो बोलता है नहीं SST नहीं है, कुछ यानी बोर सब्जेक्ट है। मैं 1-2 दिन एक केमिस्ट्री के सारे उनसे डिस्कस कर रहा हूँ, बोल रहे मेरा बच्चा बोलता है ये तो कब छूटेगी इससे। और वैसे कुल मिलाकर यदि हम देखें और इसको हम इंटरेस्टिंग बनाएं तो मुझे लगता है इस जैसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ही कोई नहीं। व्यवहारिक जीवन में हमने जो जिन चीजों के बारे में डिस्कस करना, जिनके बारे में हमने जानना है, जो जिनसे जूझना है, उनकी सारी चीजों की स्टडी जो है वो सामाजिक विज्ञान में।
मैप जो है समझने से पहले इसको बड़ी सारी मैंने ये बताया कि ये इसमें हम किसकी दो चीजों के बारे में हम इसको जान सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई। हम लोग जो है कभी कभी पटवारी के पास जाते। जी सर। सर जैसे मैप पढ़ाने का तरीका है, मैं अपना तरीका शेयर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अर्ली स्टेज में बच्चे को पता नहीं होता कि मैप है क्या। बिल्कुल बिल्कुल। अर्ली स्टेज में मैं ये शुरू करता कि उसके क्लासरूम का मैप उससे बनवाता हूँ, फिर स्कूल पे आते हैं, फिर गांव का मैप है, उसके बाद मैप शुरू करते हैं। ये तरीका लगाते हैं। अब अच्छा है कि सारे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आप बता देंगे सर कैसे करवाते हैं, क्योंकि सुनो ये वर्कशॉप है, सुबह सर ने डिस्कस किया था कि मैं कोई कुछ ये जरूरी नहीं मैंने 5 दिन की वर्कशॉप लगाई है, बाकी सब्जेक्ट पढ़ने की बात है तो 10वीं के बाद मैंने एसएसटी पढ़ी नहीं है। ठीक है, मैं साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरा एक्चुअल में कॉम्बिनेशन था +1 +2 में इकोनॉमिक्स, मैथ, सोशियोलॉजी, और जब मैं कॉलेज में गया तो इकोनॉमिक्स और मैथ पढ़ा मैं, तो एसएसटी पढ़ी नहीं। अब मेरे से बड़े सारे नॉलेज जिसको जियोग्राफी में एमए एमएससी वगैरह है या जिन्होंने ग्रेजुएशन तक पढ़ा है तो मेरे से ज्यादा बोल सकते हैं, कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो प्लीज अपने एक्सपीरियंस, वर्कशॉप का मतलब ये है कि हम लोगों ने अपने आपस में ही सीखना है। मैं क्या हूँ, कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ आपकी एक्टिविटी को, सर की बात को आप में कोऑर्डिनेट करवाना, यहाँ जो रिसोर्स पर्सन है उसका काम है। ये नहीं है कि मुझे बड़ा रिपाता तभी मैं खड़ा हो गया यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये कतई नहीं है वर्कशॉप का मतलब। वर्कशॉप को इकट्ठे करवाने का मतलब हमने आपस में सीखना है, और सीखने की प्रक्रिया तो आपको पता है, ये तो आप अप टू कब तक चलती है, डेथ तक हमारी जो है लर्निंग जो है चलती है। तो प्लीज सर आप थोड़ा सा इसको क्योंकि हम लोग नहीं करवाते हैं, हो सकता है आपकी से मैं चीज ले लूं और वो क्लासरूम में इंप्लीमेंट हो उसको, तो आप उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें प्लीज। कम यहाँ आ जाए मेरे साथ। यही है 6th और 7th क्लास की। तो हम ये करते हैं कि क्लासरूम में आपको क्या दिख रहा है, कैसे, कहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, कहाँ पे कुर्सियाँ हैं और कहाँ पर टीचर हैं, ठीक है, जो भी नज़र आता है जिसको हम कह सकते हैं नजरी नक्शा भी बनाते हैं। तो बच्चे अपनी क्लास का जो है वो चित्र बनाते हैं, मैप मीन चित्र ही है, तो उस तरह का वो बनाते हैं कि इस तरह से हमारा जो क्लासरूम है। उसके बाद हम बिल्डिंग, स्कूल की जो बिल्डिंग है उसका बनवा सकते हैं, और फिर बच्चों को होमवर्क दे सकते हैं। स्कूल के फीडिंग एरिया का खुद बना के बताएंगे कि ये हमारा मंदिर है, उसको बताएंगे कि मंदिर की शेप क्या है, ये घर है, ये स्कूल है, ये रास्ता किस गांव को जा रहा है, तो उसको बताएंगे बच्चे को। तो फिर बच्चे को होमवर्क देते हैं हम कि आप अपने गांव का भी नक्शा बताएं। इस तरह उसको नक्शे का जो है वो आइडिया आ जाता है, तब हम जो है उसको आगे मैप के ऊपर लेके जाते हैं। ये आइडिया है मेरा। अब कैसा लगता है वो आपकी ऊपर है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। और कोई सर इसमें जैसे हम बात करते हैं ना, बच्चों की बात करते हैं, तो बच्चों के साथ हम अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक एंटरटेनमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि बच्चों को बोलते हैं कि भाई मैं आपके घर में आना है, आप मुझे बताइए कि रास्ता कैसे है, कहाँ पर क्या चीज़ है कि मैं रास्ता भटक ना जाऊँ, क्या मार्ग है, जैसे रास्ता क्या है, क्या क्या चीज़ उसमें जो है लैंडमार्क है। और मेन चीज़ उसमें क्या होगा कि जैसे मैं अभी सभी को अगर आपको कहूँ कि सभी आंखें बंद कर लो और सभी आंख बंद करके इमेजिन करो कि आपका घर कहाँ है, आप यहाँ तक आए तो रास्ते में आपने क्या क्या चीज़ें देखी, लैंडमार्क आप बना सकते हो। तो बच्चे जो उसको क्या करेगा, खुशी से उस चीज़ को करेगा, उसको कंटिन्यू करेगा, और इसी से शुरुआत होती है सबकी। हम फिर उसको साथ में जो है वो लेकर चले आएंगे। तो शुरुआत तो हमें छोटी क्लास से ही करनी पड़ेगी और छोटी छोटी चीज़ों से, क्योंकि हम अब 9th 10th में जाकर हम ये तो नहीं बोल सकते कि उसको हम ये यहाँ से हम उसको जो है बेसिक चीज़ें हम उसको बताएं। जी सर, बहुत बढ़िया। और कोई अपना आइडिया देना चाहे इसके ऊपर? जो देखो बड़ी सारी लंबी सर्विस वाले मुझे लग रहा है बीच में हमारे बीच बैठे हुए हैं पर बोलना नहीं चाह रहे हैं। आपके एक्सपीरियंस हम लोगों के लिए बड़ा जरूरी है, वो बोलने चाहिए, क्योंकि इतने सारे हम एसएसटी पढ़ाने वाले सारे लोग ही बैठे। डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो हमारे पास है, जिन लोगों ने क्लासरूम में डील करना है। कोई और अपना आइडिया से? जी मैम। सबसे पहले तो ये कि बच्चों को डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि हम किस दिशा में रहते हैं। डायरेक्शन जो है हमारी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की कौन सी डायरेक्शन में हम हैं। तो बच्चा तो ऐसे खड़ा है तो कुछ बोलेगा ये यहाँ पूर्व है ये पश्चिम, कैसे उसका थोड़ा वो हम बोलते हैं ना कि जो हमारा फेस है हाँ जी वो पूर्व की तरफ होगा
और जो ये बैक साइड है तो वो मैथ को ये भी कर सकते हैं या सूर्य एक एक बोलना प्लीज एक सभी घुमाओ कर जैसे ऑलवेज हमारे आमने सामने होता है ना, हाँ जी। तो दाईं साइड जो है वो हमारा पूरब दिशा होती है और हाँ यस दायां दायां। चलो जैसे मान लो अगर हम ब्लैक था सर आप बीच में ऐड करते हैं ना, कोई बात नहीं सर बता रहे हैं। जैसे मैप है ना, तो ऑलवेज जैसे जब हम उसे देखेंगे तो हमारा जो दायां हाथ होता है तो उस साइड जो है वो आपकी पूरब दिशा होती है। कैसे सर क्या बताया सर ने आप समझ रहे हैं बात को? अगर फेसिंग कर रहे हैं मैम यस वैसे ही ना फेस करेंगे मैप उल्टा तो वही देखेंगे अदरवाइज लेफ्ट ठीक है। तो इस तरह से जो है वो उनको एक मतलब पूर्व दिशा का नॉलेज हो जाता है और ऊपर सिर की ओर जो है वो आपकी उत्तर होती है, तो बाकी खुद ब खुद निकल जाता है। ये कंसेप्ट है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे होगा ना, उत्तर ऊपर होगा तो दक्षिण नीचे होगा और वो आया ठीक है। थैंक यू सर बोल रहे थे पीछे से नहीं दूसरे नंबर वाले सर, आपका तीसरा था नंबर दूसरे नंबर वाले उसके बाद आपका। अगर बच्चे को ना सूर्य जहाँ से निकलता है उसकी ओर उसका मुख किया जाए और ये बताया जाए जो हमेशा सूर्य जो है वो पूर्व की ओर निकलता है, तब इस तरह से उसको हाँ पर ये कंफ्लिक्टिंग आइडिया है थोड़ा सा ना, क्योंकि सन तो कहीं भी जब इस टाइम देखें हम तो सन कहीं और नजर आएगा हमें, तो ये सन वाला थोड़ा कंफ्लिक्टिंग हो आइडिया जाएगा। हाँ बिल्कुल सुबह आए अभी तब तो बेटा ये आइडिया राइट में 9 बजे उठता हूँ, अब तो सूरज तो पहुंच गया होता है कहीं जाकर, तो उस टाइम इसके बदले क्या निकलने की नहीं सर दैट्स द राइट थिंग सर, आप ठीक बोल रहे हैं उस चीज में ऐसा समझिए आप। ठीक है सर आपने बोलना था क्या होगा सर अगले सर आप हमारा सुबह से जो टॉपिक चला हुआ है वो है सोशल साइंस। और सोशल साइंस की अगर हम बात करते हैं, जैसे सुबह हमारे ओमकार बर्मन जी ने बोला, या उस वक्त जो हमारे सब्जेक्ट की वैल्यू बता रहे थे कि भाई साइंस, मैथ, सोशल साइंस या अन्य विषय, उनकी हम बात कर रहे हैं। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। वास्तविकता जो है, रियल लाइफ जो है, इसमें जितने हमारे सब्जेक्ट हैं, जितने हमारे सब सब्जेक्ट या उप विषय हम जिनको कहेंगे, उनकी वैल्यू जो है वो अपनी जगह उतनी ही वैल्यू है, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वो संस्कृत हो। रही पैसे की बात, ये भी टॉपिक चला था, रही पैसे की बात, तो पैसे की अगर हम बात करेंगे, जो जहां है वो वहां सर्वोपरि है। रही बात अब जो हमारा टॉपिक है, या जो हमारा मैप है, या जो हमारा ग्लोब है, इस पे हम बात करेंगे। जैसे हमारे बहुत से साथियों ने कहा कि क्लासरूम सिचुएशन में दिस इज द बेस्ट वे, ये किसी ने अभी आपने निकाला। हाँ, अब क्लासरूम सिचुएशन में हम कुछ नहीं करते, दिशा नहीं बताते हैं, सिर्फ क्या बोलते हैं बच्चों को कि बेटा जमा का निशान लगाइए जी, बाकी कुछ नहीं करना, सिर्फ जमा का निशान लगाना है। और जो आपके राइट हैंड साइड है वहां ई लिख दो, जो आपके सीधा ऊपर है वहां एन, और लेफ्ट में वेस्ट और नीचे साउथ। इस तरह से हम लोग जो है वो दिशा का ज्ञान देते हैं क्लासरूम सिचुएशन में। रही बात बाहर खड़े होने की या सूरज की तरफ मुंह करने की, ये सारी अलग अलग चीजें हैं। और जैसे हम ग्लोब की बात कर रहे हैं या मैप की बात कर रहे हैं, तो हमारे साथी ने कहा कि क्लास 6 नहीं, हम ये कहेंगे क्लास 3rd, 4th, 5th, यहाँ से जो है वो मैप की पढ़ाई शुरू हो जाती है। और ऑनवर्ड अगर हम ये बात कहें कि जैसे अब हमारे परशुराम जी आदरणीय साथी कि भाई हमने नहीं पढ़ा, बट ये क्या है, टीजीटी आर्ट्स रहे होंगे, यही है। शर्त क्या है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन। अब जहां तक हम सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अब किसी को किसी सब्जेक्ट में महारत हासिल है, उसके हिसाब से उस सब्जेक्ट की बहुत वैल्यू है। रही जैसे हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो लाइफ ही स्टार्ट हमारे
सोशल साइंस से होती है, और उसके बाद विज्ञान को हम वहाँ जा कर के सीखते हैं, प्रैक्टिकल हम वहाँ जा कर के करते हैं। रही एजुकेशन की बात, और जहाँ तक सिंपल, मेरा जो यहाँ कहने का अभी तक ये मतलब है कि जो हमने दिशाओं का ज्ञान देना है, सिंपल वे है, साधारण तरीका है, सीधा जमा का निशान लगाइए और उस जमे के निशान को आप बाइफिकेट कर दीजिए, उस हिसाब से हमारी सारी जो दिशाएं हैं वो बन जाएगी। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सचिन। जैसे कि स्लाइड में बताया, सर ने बताया ना, जैसे प्लस का जो 2 पॉइंट बच्चों को जरूरी है, नॉर्थ और ईस्ट, उसके ये आप अगले जो है बता दें कि उस ढंग से आप जब प्लस का निशान करें तो इसमें ये दो जो है फिक्स करते हैं और दूसरा जो है उसके अपोजिट में लिख दें। इसके अलावा और कुछ चीजों का, जैसे ये कंपोनेंट की डिस्कस कर रहे थे हम, एक डायरेक्शन का तो इसमें आ गया हमारा, क्योंकि ये डायरेक्शन का जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक हम मैप की स्टडी जो है बच्चों को करवा ही नहीं पाएंगे। और दूसरी एक इसमें कंपोनेंट और है इसके साथ, वो है डायरेक्शन, नहीं डिस्टेंस है इसका सिंबल। मैं जो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं वर्कशॉप में मात्र एक स्लाइड शो करके आपको काम चला लूं। मेरा मानना ये है कि हमने मैप को लेना है तो उसको हम अपनी क्लासरूम को किस तरह से इफेक्टिव कर सकें। ये तो सारे पढ़ लेंगे, मैं स्लाइड को आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। ये जो स्लाइड है और सारे लोग पढ़ लेंगे इसको। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है हम और आप लोगों के एक्सपीरियंस, जो सर अभी शेयर कर रहे थे आप लोगों के साथ, तो वो एक्सपीरियंस जो है वो, क्योंकि मेरी टेक्निक्स वही इफेक्टिव है यदि मेरी टेक्निक से बच्चा सीख रहा है। अदरवाइज तो मेरे अंदर जितने मर्जी गुण है, मैं यदि उनको दूसरे में नहीं उभार रहा हूं तो उसका मतलब तो कोई फायदा नहीं है। तो और इसके अलावा जैसे सर ने बताया था कि क्लासरूम में हम क्या करें, क्लासरूम का ही पहले शुरू करवाएं, क्योंकि लाइनों के ऊपर हम लेंगे तो लाइन में तो बच्चा जो है बोर हो जाएगा। और इसका मतलब जब बच्चे जो है बोर होने का कारण यही है कि बच्चों को हमने वो चीज इंटरेस्टिंग नहीं बनाई हुई है। सबसे पहले यदि हम चंबा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और यदि मैप ले लें हिमाचल का और चंबा को बताएं उसमें, तो बार बार मुझे लग रहा है एक तो चंबा को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैप में विद द हेल्प ऑफ मैप एक हम जो है टीएलएम जो है यूज कर सकते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? कर सकते हैं। वैसे भी मैं तो ये छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, सर गांव तक पहुंचे, मैं इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले रहा हूँ, उसके बाद हम स्टेट लेवल पे लें, इसके बाद इंडिया लेवल पे ले लें, इसके बाद उसको वर्ल्ड पे ले लें। तो जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं जैसे या पढ़ा रहे हैं उनको कोरिलेट किया जाए नक्श इस मैप के साथ, और फिर ये ग्रीनविच लाइन और जो भी इसमें जितनी भी सारी चीजें जो स्टडी करने वाली है, नॉर्थ साइड कौन है, वेस्ट कौन है, ये सारी चीजें जो हम इस नक्शे में जो है ठीक ढंग से धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। एकदम जब हम इंप्लीमेंट करते हैं इस चीज को तो लर्निंग जो है वो बोर हो जाती है। मैं तभी बोल रहा था कि जब हम एकदम लेके जाएंगे क्लासरूम में, ये बच्चों को दिखाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा विषय हमारा। यदि मैंने एक पॉइंट लिया कि फलानी चीज मैंने दिखानी है, मैंने बोला कि मैंने डिस्ट्रिक्ट का दिखाना है तो चंबा को दिखाना है, तो चंबा के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं हमारे, छोटी क्लास हम 6 से ये चीज जो है कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो हम यदि धीरे धीरे इसको करेंगे तो बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो भी इसमें रहेगा और बच्चा जो है धीरे धीरे उसको ये आदत भी बन जाएगी। और बड़ी सारी चीजें जो है वो इसमें धीरे धीरे पढ़ भी लेगा। और जब आप एक बार उसको ये ट्रेंड कर देंगे कि ये चीजें हैं और इसमें ये 3-4 चीजें जो बता रहे हैं, सिंबल का, डायरेक्शन का, और ये इन चीजों का नॉलेज जो है बच्चों को होना जरूरी है। मैप में जैसे हम बताएंगे कि जैसे मैप कितने प्रकार के होते हैं, मैप जो हैं कितने टाइप के होते हैं। चल जियोग्राफी पढ़े 1, 2,
3 आप लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं सर फिजिकली मैप में कौन सी चीज आएगी? अब हम जब एटलस निकालते हैं तो उसमें 2 पोर्शन बने होते हैं, एक फिजिकली मैप और दूसरा पॉलिटिकल मैप बने होते हैं ना। तो जिसने उसको पढ़ा नहीं है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, पर उसमें फर्क क्या है? फिजिकली मैप और पॉलिटिकल मैप में फर्क क्या है? Political map shows boundaries with the other states, all the states boundaries. किसमें मैम? Sir, political map. पॉलिटिकल नहीं, पहले फिजिकल के ऊपर। Physical map से दिखाएगा आपके natural जो एक एक बताएं। और आपकी क्या क्या? फिजिकल मैप फिजिकल फीचर्स, क्या चीज? फिजिकल फीचर्स सर, फिजिकल फीचर क्या क्या? लाइक माउंटेन्स, फॉरेस्ट क्या करेंगे? भूगोलिक परिस्थितियों को दिखाएगा कि कहाँ से कहाँ तक है। अच्छा जी, पीछे वाले कुछ बोल नहीं रहे हैं। यहाँ एक कोई था जिन जियोग्राफी पढ़ी। सर आपका नाम सर? प्रदीप जी। बलदेव। सर जो हमारा फिजिकल मैप होता है उसमें हम जो ज्योग्राफिकल फीचर्स होती हैं उनको दर्शाते हैं, जैसे कहाँ पर माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, इस तरह से वाटर बॉडीज़ हैं, सीज हैं, ओशियंस हैं, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। और जो पॉलिटिकल मैप होता है उसमें यदि इसको एक लाइन में बोलना हो तो क्या बोलें? यदि हम एक लाइन में बच्चों को समझानी है कि चलो माउंटेन हो गया, जितने वाटरफॉल वगैरह आपने बता दिया, यदि हम इसको एक लाइन में बताएं शॉर्टकट में, हम नहीं समझना है तो क्या करें इसमें? भौगोलिक भूआकृति। क्या सर? भूआकृति। मैडम बोल रहे हैं, वृंदा मैडम थी। स्ट्रक्चरल मैप, स्ट्रक्चर बता सकते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है उस लैंडफॉर्म का। जैसे घर का भी तो स्ट्रक्चर है मैम, क्या आ जाएगा? सर लैंडफॉर्म का स्ट्रक्चर बोल रही हूँ, लैंडफॉर्म का क्या स्ट्रक्चर है? लैंड प्लीज मोबाइल को थोड़ा साइलेंट में डाल लें, बड़ा जरूरी है भाई, मुझे पता नहीं, किसी को पता नहीं। जो एग्जैक्ट टर्म आती है हिंदी में इसकी, जो प्राकृतिक उच्चावच है पृथ्वी का, उसको दर्शाते हैं। यही बात मैं आपसे पूछना चाह रहा। नेचुरल जो चीजें हैं जैसे पहाड़ आ गया, वाटरफॉल आ गया, ये सारी चीजें जो हम देखते हैं मैप में, ये सारी चीजें जो है उसमें किस में आती हैं? फिजिकली मैप में आती है, भौगोलिक उसमें आती हैं। जी सर। जो पॉलिटिकल मैप होता है उसमें हम जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, चाहे वो नेशनल लेवल की है, इंटरनेशनल लेवल की है या स्टेट लेवल की है, वो सारी बाउंड्रीज दिखाते हैं। कौन सा राज्य है, डिस्ट्रिक्ट है या कंट्री है, वो सारी, या फिर आपका कॉन्टिनेंट्स हैं, ये दिखाते हैं। और जो तीसरा थीमेटिक मैप है उसमें जो अलग अलग चीज़ें, सिंबल जो हम यूज़ करते हैं मैप के लिए, उसे हम थीमेटिक मैप कहते हैं। ये मैम मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग ये है सर। और कुछ ऐड करना चाहें वृंदा मैडम? थीमेटिक में सर ऐसा होता है कि कोई बात नहीं, आपको ऐड कर रहे हैं, आपकी नहीं कर रहे हैं हम बस शेयर कर रहे हैं। जी सर, बस अब हम कितना टाइम हो गया ग्रेजुएशन की है ना, भूल जाता है। थीमेटिक में सर ऐसा होता है कि मतलब आपको जैसे राइस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, अगर आपको जैसे मतलब कोल का डिस्ट्रीब्यूशन ही दिखाना है, आपको पॉपुलेशन दिखानी है, वो थीमेटिकल एक तरह की चीज दिखाएगी। आप ठीक बोल रहे हैं, एक थीम के ऊपर है। जैसे मैंने जंगल के बारे में करना है तो उस जंगल के बारे में पूरा हरियाली कहाँ पे, वो पूरा नक्शे में वो चीज जो है, मैं ऐसे ठीक है ना? ठीक बोल रहा हूँ सर? मैं प्रैक्टिस कर लें आप, मैं यदि आगे पीछे करता हूँ। और जो पॉलिटिकल में जो आपने बताया, मुझे लग रहा है एक नेचुरल और दूसरी जो है आर्टिफिशियल या मैन मेड जो आइटम है वो पॉलिटिकल में आ जानी। ठीक बोल रहा हूँ मैं? ऐसे है ना? मैन मेड या जो बाउंड्री है वो हम लोगों ने बनाई हुई ना, बाय द गवर्नमेंट सर। ठीक है सर, बाय द गवर्नमेंट सर। हाँ जी, मतलब ह्यूमन भी हमने नहीं बनाई, जो बाउंड्रीज गवर्नमेंट ने बनाई होती हैं। जैसे गांव है, उसका एरिया जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया होता है कि ये गांव किसमें है, वही बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? मेरा मकसद नहीं है कि आप लोगों को बोर कर, मेरा मकसद यह है कि हम आपस में जो है चीजों को निकालें और समझें। एक के बोलने से 60 आदमी समझ रहा है। यहाँ हमारी डिस्कस हुआ, इसमें हमने 3-4 चीजें आज आपस में डिस्कस कर ली। फर्स्ट एक ग्लोब हो गया, मैप हो गया। थर्ड इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कंपोनेंट का पता लगे कौन से? एक तो डायरेक्शन,
दूसरा और हाँ जी डिस्टेंस और थर्ड सिंबल। सिंबल में जैसे स्टेट के लिए जो लाइन है जैसे उनके लिए क्या 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 सिंबल है, मंदिर के लिए क्या है, मस्जिद के लिए क्या है, नदी के लिए क्या है, उसके जो है सिंबल। ये इन सिंबलों की यदि हम जब तक नहीं समझते हैं तब तक हम मैप को ठीक ढंग से नहीं समझ पाएंगे। और डायरेक्शन की जो बात कर रहा हूँ उसमें मैं एक पॉइंट छोड़ गया जो हम लोगों ने टच नहीं हुआ। उसके लिए क्या होता है, एक पैमाना जो है स्केल या पैमाना जो है वो क्या होता है, क्या होता है उसके लिए पैमाना। कोई भी मैप आप जब उठा के देख लेंगे तो उसमें एक साइड में जो है एक पैमाना बना होगा और पैमाने में जो है वो सारी चीजें उसमें मेंशन होगी कि जैसे 1 सेंटीमीटर ये कर लिया। जैसे 100 किलोमीटर के लिए मैंने 1 सेंटीमीटर शो कर लिया, 100:1, ठीक है। 100 किलोमीटर को मैंने 1 सेंटीमीटर। और मैं एक चीज और कर रहा था उसमें, जैसे आप पटवारी या किसी के पास जाते हैं, वो जब फट से क्या निकालता है, नक्शा निकालता है और पैमाना लेता है अपने पास और पैमाने से नापते हैं। मुझे तो पहले इस चीज का पता नहीं था कि पैमाने में देखते क्या है। अब पता लगा कि वो कन्वर्ट करते हैं उस फिगर को फीट में या मीटर में, और वो मीटर में वो उसकी दूरी जो है बताई जाती है। यही होता है ना सर। तो ये सारी चीजें जो हम लोगों ने 3-4 चीज इसके ऊपर हमारी डिस्कस हुई। फर्स्ट क्या था, कंपोनेंट टाइप कितने हैं, यही मेरा आज का सेशन था जिसके ऊपर आप लोगों के साथ मैंने बातचीत करनी थी। मुझे लग रहा है आपका हमारा टाइम जो है लंच का भी हो गया, क्योंकि 2 बजे ठीक हम लोगों ने यहाँ मिलना है। तो तब तक के लिए हम लोग जो हैं, आप लोगों के लिए लंच ब्रेक है और ठीक 2 बजे हम लोग जो है यहाँ पर असेंबल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक 5 दिसंबर से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सरू में अध्यापकों की 5 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ, जिसका शुभारंभ जो है वो हमारे जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा के द्वारा किया गया। इस कार्यशाला में जिला भर से लगभग 65 के करीब जो है वो अध्यापक भाग ले रहे हैं। ये 65 अध्यापक जो हैं वो गवर्नमेंट हाई स्कूल से और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स से बुलाए गए हैं और ये अपने स्कूलों में 9th और 10th क्लासेस को सोशल साइंस पढ़ाते हैं। तो ये जो 5 दिन की कार्यशाला है कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप है, जो कि स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत और समग्र शिक्षा के द्वारा जो है वो आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला में जो हमारे अध्यापक हैं वो सोशल साइंस के टीचर्स हैं और ये कार्यशाला जो है वो सोशल साइंस के ऊपर ही आधारित है, क्योंकि जो हमारा ये सब्जेक्ट है सोशल साइंस, ये काफ़ी मुश्किल बच्चों के लिए माना जाता है इसको समझना। और दूसरा ये है कि इसका जो सिलेबस है वो भी काफ़ी लंबा है, काफ़ी ज़्यादा इसमें बुक्स जो हैं वो लगाई गई हैं। तो बच्चे जो है वो इसको समझने में बहुत मुश्किल उनको लगती है और साथ में इस सब्जेक्ट में इसकी जो कॉम्प्लिकेसी है उसको लेकर के बच्चे इसमें इंटरेस्ट भी कम लेते हैं। तो इस बार की ट्रेनिंग में जो कि स्टेट लेवल पे हमारे जो KRPs हैं उनको दी गई है, उसमें इस बात पे ही फोकस किया गया है कि किस तरह से इस विषय को जो है वो सही तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा सके। ख़ास तौर पर जो सोशल साइंस में ज्योग्राफी रहता है, भूगोल रहता है, उसको समझना थोड़ा सा जो है वो बच्चों के लिए भी मुश्किल होता है और अध्यापकों के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सही तरीके से बच्चों को समझाना मुश्किल रहती हैं। तो इस बार इस ट्रेनिंग में फोकस जो है वो ज्योग्राफी को लेकर के रखा गया है कि ज्योग्राफी में कुछ एक टॉपिक्स हैं, जैसे ग्लोब का अध्ययन है, मैप्स का है, डायरेक्शंस का है, ये सारी चीज़ें हैं कुछ जो कि ज्योग्राफी में आती हैं और जिनका नॉलेज बच्चों को होना बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में जैसे बच्चों ने अगर किसी तरह की सिविल सर्विसेज में जाना है तो मुझे लगता है कि उनके लिए सोशल साइंस का आना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जो कि स्कूलों में बच्चों को बहुत कम बताई जाती हैं कि सोशल साइंस का उनकी जीवन में, उनकी लाइफ में क्या महत्व हो सकता है। ज़्यादातर साइंस या मैथ्स के बारे में बच्चों को बताया जाता है कि अगर लाइफ में कुछ करना है तो इन विषयों को पढ़ना है, बट मैं तो ऐसा मानता हूँ कि
सोशल साइंस में भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं और सबसे अच्छी जॉब अगर हमने लेनी है जो कि सिविल सर्विसेज मानी जाती हैं तो उसके लिए सोशल साइंस का पूरी तरह से ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो यही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन 5 दिनों में जो हमारे अध्यापक लोग आए हैं अलग अलग स्कूलों से, उनके साथ ये डिस्कस की जाएंगी और कैसे इन चीज़ों को आसान तरीके से बच्चों को बताया जाए। वो कुछ टेक्निक्स, कुछ एक्टिविटीज़ के द्वारा ये सारी चीज़ें जो हैं वो अध्यापकों को एक तरह से रिफ़्रेश किया जाएगा। उनको चीज़ें ऐसा नहीं है कि आती नहीं हैं, बट कुछ नई टेक्निक्स हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज होती रहती हैं करिकुलम को लेकर के, उनके बारे में भी अध्यापकों को जो है वो बताया जाएगा और अच्छे से जो है वो एक इस विषय को किस तरह से बच्चों के बीच में ले जाया जा सके वो जो है वो अध्यापकों को इसमें बताया जाएगा। इसमें रिसोर्स पर्सन के रूप में हमारे कुछ साथी हैं जो कि जो भी अपने अपने स्कूलों में सोशल साइंस ही पढ़ाते हैं, बट उनको राज्य स्तर पर 5 दिनों का एक प्रशिक्षण दिया गया है मास्टर ट्रेनर के रूप में। तो इन 5 दिनों में वो अपनी सेवाएं जो है वो यहाँ पे इस ट्रेनिंग में देंगे और ये ट्रेनिंग जो है वो 9 दिसंबर तक चलेगी और 9 दिसंबर तक का जो पूरा मॉड्यूल है वो पूरा सोशल साइंस के ऊपर ही इन अध्यापकों के साथ जो है वो डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।